वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो विजन आईएएस की। ठीक है, ये वीडियो नंबर 4 है, चौथा वीडियो है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा तीनों का। अगर आप सच में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो 2016 में होने वाला है, 2016 में, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए। और टेस्ट सीरीज जो होता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो होती है आपके लिए रामबाण साबित होती है। टेस्ट सीरीज से आपको फायदा मिलता है कि उसका बेस क्लियर हो जाता है। ठीक ठीक। और उसके अलावा भी टेस्ट सीरीज इसके बेस पे जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आप भी डिकोड कर पाते हैं। ठीक है, और साथ साथ आपको ये भी नॉलेज हो जाता है कि किस टाइप से के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो फाइनली अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं, ऐसे यूपीएससी के टेस्ट देना चाहते हैं, और साथ साथ ध्यान रखिएगा जो अदर स्टेट के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने का वाला है। क्योंकि क्या है, यूपीएससी और जो यूपी पीसीएस का लोक सेवा आयोग है वो लगभग सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम पैटर्न है। बस उनके ऑप्शनल के जो पेपर होने वाले हैं दो, उसमें एक यूपी स्पेशल में एक यूपी स्पेशल जुड़ा है। ठीक है, यूपी में प्रॉपर, बाकी तो वही चीज चल रहा है। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं। ठीक है, कौन सा है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट में हमें एलिमिनेट करना है, डिकोड करना है कि कौन सा सही होगा। पहला क्या है? वह किसी सदस्य जिसका व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो को सदन से बाहर होने का निर्देश दे सकता है। अगर आप इसे डिकोड करेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन जो होता है वो सही है। ठीक है, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है इस संदर्भ में किसको क्या करना है, व्यवस्था बनाने के लिए अंतिम जो निर्णय होता है वो राज्यसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगर वो चाहता है कि ऐसा कोई सदस्य जो अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, ऐसे सदस्य को राज्य विधानसभा से बाहर होने का वो निर्देश दे सकता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, स्थगित भी करने का अधिकार होता है, लेकिन स्थगन का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को होता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा वाला क्या एलिमिनेशन है। दूसरा है, वह सत्र के दौरान सदन की बैठक को आहूत और स्थगित करता है। तो ये गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? आइए इसे एलिमिनेट करते हैं, डिकोड करेंगे। क्योंकि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको ना तो आहूत का अधिकार होता है ना ही स्थगन का। ये अधिकार किसको होता है? ये अधिकार होता है राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधानसभा के दौरान सदन की बैठक को आहूत करता है और उसको स्थगित करता है। इसलिए दूसरा वाला गलत होगा। तीसरा देखेंगे हम। तीसरा क्या है पॉइंट? उसे किसी सदस्य के निलंबन का निरसन करने का अधिकार है। निलंबन का निरसन का अधिकार उसको नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर विधानसभा का अध्यक्ष चाहे तो किसी सदस्य के निलंबन को वो कर सकता है, मगर उस निलंबन पर जो निरसन होगा वो क्या करता है? सदन करता है। ठीक है, अंतिम जो निर्णय होगा वो सदन के पास होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम शॉर्ट में बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं इनके बारे में। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, हर सदन का एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही किसका चुनाव करते हैं? अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों के बीच से पीठासीन में अपने अध्यक्ष का चुनाव होता है। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है, मतलब जब तक वो विधानसभा चल रही है। कार्यकाल कितना का? 5 साल का। लगभग ऐसे समय तक अध्यक्ष का अपने पद पे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम संक्षेप में अध्यक्ष के कार्य को भी देखेंगे। ठीक है, अगर कार्यों की बात करें तो अध्यक्ष के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं या इनके क्या कार्य हैं। तो गढ़ पूर्ति यानी कोरम की अनुपस्थिति में जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है विधानसभा की बैठक को स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, और आहूत भी कर सकता है। ठीक है, साथ साथ उसको निलंबन का भी अधिकार होता है अनिश्चित काल के लिए। आइए संक्षेप में अब राज्य विधानसभा के दो अध्यक्ष होते हैं इनके कार्यों को एक बार देखते हैं। ठीक है,
अगर इसके सही आंसर की बात की जाए क्वेश्चन के, तो इसमें पूछा है करके सही उत्तर चुनना है, तो पहला वाला केवल सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। अब इसके कार्यों को अगर देखें संक्षेप में, तो सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वह व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है। यदि किसी विधानसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य का व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा है, मतलब शोर वगैरह कर रहा है या किसी बात की अवहेलना कर रहा है, ठीक है, अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में वह सदन से उस व्यक्ति को बाहर जाने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, इस संदर्भ में जो अंतिम अधिकार होता है बाहर जाने का, वो किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सच में मायने रखता है। ठीक है, यूपीएससी इस टाइप के फंसाने वाले क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसको डिकोड करेंगे, फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या था। यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को, जो इस समय चल रही है, ठीक है, जो वर्तमान में चल रही है, डायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रणाली है, उसको फर्स्ट द पास्ट पोस्ट प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ठीक है, समान अनुपात में होने वाले प्रतिनिधित्व में परिवर्तित कर दिया जाए, तब निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वाधिक संभावित परिणाम होगा। ठीक है, पहला क्या है? राजनीतिक दल, ध्यान रखिए इस वर्ड को, राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें जीतेंगी, ये भी सही है। दूसरा क्या है? समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब विभिन्न वर्ग का मतलब है, ये भी आपको बताएंगे। सरकार के गठन के लिए बहुदलीय गठबंधनों की संख्या अधिक हो सकती है, तो तीसरा वाला भी सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी कथन सही है। आइए इसे डिकोड करते हैं और देखेंगे कि ये क्या चीज है और किस टाइप से क्वेश्चन में आया है। ठीक है, यूपीएससी ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को अक्सर बनाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है, जैसे इस समय जो चल रहा है, इस समय चल रहा है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है। ठीक है, इसमें एक देश, मान लीजिए प्रॉपर एक कोई देश है, एक्स देश है, ठीक है, इसको छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, जैसे भारत में इसमें चल रहा है। ठीक है, ए बी सी एक्सेट्रा। और समानुपातिक में क्या होता है? एक बड़े क्षेत्र को एक पार्टिकुलर एक्स क्षेत्र निर्वाचन, पूरा निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जैसे मान लीजिए एक्स जो इस समय इंडिया में चल रहा है, जो मानते हैं हम एक्स क्षेत्र, ठीक है, और इसको वाई क्षेत्र मानते हैं। ठीक है, एक्स क्षेत्र में क्या होता है? हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, तो मान लीजिए कि एक्स क्षेत्र में 4 निर्वाचन क्षेत्र है, तो चारों से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, और वहीं वाई क्षेत्र में जो ऑलरेडी एक देश टाइप का बना हुआ है, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र जो भौगोलिक इकाई के पूरा समेट के रखा है, वहां से निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितनी पार्टियां होंगी, हर पार्टी जो भी वोट पाएगी अपने क्षेत्र में, वो लगभग एक पार्टी वाइज पे रहती है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिनिधियां होती है, यहाँ पे पार्टियां होती हैं। क्या है तीसरा? पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या है? हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई, किसी को 4 सीटें हासिल हुई, इसके रेशियो में इनको सीट अलॉट की जाती है। ठीक है, 10 संबंधित 4 की सीट में, जैसे मान लीजिए वहां पे 104 है, तो 100 एक पार्टी को दिया जाएगा, 4 एक पार्टी को, इसी रेशियो में दिया जाता है। ठीक है, और चौथा देखेंगे, विजयी उम्मीदवार को जो एक्स क्षेत्र में है, जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50+1 ही हो। ठीक है, जबकि समानुपातिक में विजयी उम्मीदवार को जो वोटों का बहुमत होता है वो हासिल होता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव था और समझने लायक था, मगर याद रखिएगा प्रतिनिधित्व, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, इसमें लगभग इस समय का टोटल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संदर्भ में विचार करना है। कुछ फैक्ट दिया है, इस पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है,
पहला क्या है, इनका गठन संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, कैसे से? जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, कौन? संसदीय समितियां, अथवा लोकसभा अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित भी की जाती है। ठीक है, जो नाम निर्देशन की बात है तो वो ये किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो राज्यसभा में होते हैं उनके द्वारा ये नामित भी की जाती है, नाम निर्देशित भी की जाती है। पहला सही है। दूसरा क्या है, ये अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति को सौंपती है। तो दूसरा वाला कथन जो होता है वो गलत होता है, क्योंकि इनका जो प्रतिवेदन होता है वो राष्ट्रपति को नहीं जाता। इनका प्रतिवेदन किसको जाता है? लोकसभा, ठीक है, में जो अध्यक्ष होते हैं, या तो राज्यसभा में सभापति को। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है सभापति कहलाता है, मतलब उपराष्ट्रपति, या तो लोकसभा अध्यक्ष को जाता है, न कि राष्ट्रपति को। इसलिए दूसरा वाला कथन होता है वो गलत होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा वाला एलिमिनेट करते हैं। इनका सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी कथन गलत है। इनका एक सचिवालय तो होता है, लेकिन जिसकी व्यवस्था कौन करता है? लोकसभा में अध्यक्ष का जो सचिवालय होता है या राज्यसभा सचिवालय करता है, न कि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। इसलिए दूसरा और तीसरा गलत है, पहला वाला सही है। इनका जो गठन है वो संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। मतलब निर्वाचन में, जैसे अगर आप देखेंगे, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे समितियों के बारे में। संसदीय समितियां होती क्या हैं ये भी आप जान लीजिए, और कितने तरह की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें समितियों के बारे में, तो भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख आता है। लेकिन इन समितियों के जो गठन होते हैं, ठीक है, इनकी प्रक्रियाएं, इन सब चीजों के बारे में अगर देखें तो गठन, कार्यकाल, कार्य आदि के संबंध में कोई प्रावधान संविधान में नहीं मिलता। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियम ही प्रभावी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, अथवा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती। ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है। अब प्रकार की बात करें तो इसमें दो होती है। जैसे परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से ही गठित होती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती, क्योंकि यह उपर्युक्त चार कार्य शर्तों को पूरा नहीं करती। ठीक है, मोटे तौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। कितने? दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? स्थायी समिति होती है और तदर्थ समिति। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर इनके प्रकार की बात करें तो एक होती है स्थायी समिति, ठीक है, दूसरी होती है तदर्थ, एडहॉक। ठीक है, एडहॉक इसे बोलते हैं। स्थायी और तदर्थ बेस पे होती है। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है, जो निरंतरता के साथ उसके आधार पर कार्य करते हैं। स्थायी समितियों में जिनका जो गठन होता है ये प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष समय समय पे किया जाता है। स्थायी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष समय समय पे किया जाता है। ठीक है, और तदर्थ की बात करें जो एडहॉक बेस पे होती है, तदर्थ समितियों की जो प्रकृति होती है, ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है, तथा जिन प्रयोजनों द्वारा इनका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, अर्थात यह अस्तित्व में नहीं रहती। अगर उदाहरण पर देखें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो कुछ सदस्यों के आचरण से संबंधित, ठीक है, समितियां बनती हैं, उस समितियों पे तदर्थ या एडहॉक कमेटी कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहे क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, क्या है क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा? पहला क्या है, यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण दशाओं में अंतरिक्ष में पौधे उगाने का इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। यह सही है। ठीक है, इसरो द्वारा यह जैविक प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे कंडीशन में जो पौधे उगे हैं, जो भी बीज डाला गया था, वो मात्र 4 दिनों में ही अंकुरित हो गए। ठीक है, केवल 4 दिनों में ही अंकुरित हो गए। अब इस फसल के बारे में बात करें जो भी इसमें लगाई गई है। दूसरा क्या है, प्रयोग के इस भाग के रूप में अंतरिक्ष में तूर या अरहर के बीज अंकुरित किए गए। तूर मतलब अरहर की दाल। ठीक है,
तो दूसरा वाला कथन है जो वो गलत है। यहाँ पे तूर अरहर नहीं बल्कि एक फसल आती है लोबिया। ठीक है, लोबिया के बीज को अंतरिक्ष में ले जाया गया, जो ये मात्र 4 दिनों में ही इसके बीच में अंकुरण हो गया था। ठीक है, अगर इसके हम बात करें इस मिशन के क्राफ्ट मिशन को, तो उसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जिसको शॉर्ट में VSSC बोलते हैं। ठीक है, VSSC बोलते हैं इसको, द्वारा विक्रम साराभाई सेंटर के द्वारा इसको विकसित किया गया है इस बीज को। ठीक है, मतलब लोबिया के बीज को अंतरिक्ष में जो इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है, इसको विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सेंटर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा आपको बताते चले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है, क्योंकि इसको इसरो के द्वारा, मतलब इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दूसरा वाला गलत होता है कि इसमें तूर या अरहर नहीं है, बल्कि इसमें एक फसल होती है लोबिया, उसके बीजों को ले जाया गया, जो मात्र 4 दिनों में ही जिसमें अंकुरण देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RAN, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, यह रेडियो लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क, जो सेंटर नेटवर्क है, उसके बीच वायरलेस संचार की सुविधा प्रदान करता है। तो ये सही है। अगर इसके बारे में बात करें तो जो रैन है ये वायरलेस दूर संचार प्रणालियों का एक प्रमुख घटक है। यह सेलफोन एवं कंप्यूटर जैसे उपकरण को रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पैरेलल माध्यम से एक दूसरे को बांधता रहता है। ठीक है, यह उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन की सुविधा भी प्रदान करता है। कोर नेटवर्क ग्राहक जो सब्सक्राइबर होते हैं कि डेटा और अवस्थिति की जानकारी का प्रबंधन करता है। ठीक है, इसलिए जो पहला वाला कथन होता है वो कथन सही है। ठीक है, दूसरा वाला देखेंगे हम क्या है, जो रैन लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड और बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम बैंड दोनों में संचालित किया जा सकता है। तो ये दूसरा वाला भी कथन सही है, दोनों में संचालित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वाईफाई ऑफलोडिंग यूएस में एक होता है CBRS, इन सब में भी ये कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में, मतलब कोई ऐसा विधेयक जो राज्यपाल के पास सुरक्षित पड़ा हुआ है और वो राष्ट्रपति के पास भेजने के संदर्भ में, सुरक्षित रखने के संदर्भ में ये विचार हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक विधेयक है और राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया है, इन विधेयकों के बारे में क्वेश्चन को डिकोड करना है। ठीक है, क्या है पहला, यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता है, जो राष्ट्रपति है कोई विधेयक उसके पास गया और उस विधेयक को वो सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तब राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा। ठीक है, पहला वाला जो कथन है वो सही है। ठीक है, राज्य मतलब सदन को, जो भी है विधानमंडल को 6 महीने के अंदर उस पर अपना निर्णय देना ही होगा। ठीक है, दूसरा वाला देखेंगे, यदि राज्य विधानमंडल संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को पुनः पारित करता है, तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। दूसरा वाला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि ऐसे विधानमंडल के लिए, जो राज्य विधानमंडल से संबंधित विधेयक हैं, ऐसे कंडीशन के लिए भले ही राज्य उस पर बिना संशोधन के पुनः पारित कर दे या संशोधन के साथ पारित करे, इसलिए राष्ट्रपति को उस पर बाध्य नहीं किया जा सकता अपनी मंजूरी देने के लिए। इसलिए ये वाला कथन जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, दूसरा वाला कथन गलत है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। तीसरा हम देखेंगे, राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी विधेयक को, मतलब मान लीजिए कोई एक एक्स विधेयक आया जो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रखना आवश्यक है। तीसरा वाला भी सही है। ऐसे विधेयक जो कोर्ट के प्रभाव क्षेत्र को कम करते हैं, ऐसे कंडीशन में भी राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को अपने पास रख सकता है और ये अनिवार्य भी है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है उस राज्य के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने वाले कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें दूसरा वाला गलत होगा। पूछ रहा है कितने सही हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी केवल 2 सही है। ठीक है, पहला सही है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता है, तब राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होगा।
और तीसरा वाला भी सही है, राज्य न्यायालय के लिए कमजोर करने वाले या सीमित करने वाली उसकी शक्तियों से संबंधित कोई विषय राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए राज्यपाल के पास सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है। ठीक है, पहला क्या है, मूल संविधान में संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो ये गलत है। मूल संविधान में अगर इसको डिकोड करें तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो भी मंत्रियों की कुल संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। ठीक है, लोकसभा में मान लीजिए 542 मेंबर है या 552 मेंबर है, तो ऐसे कंडीशन में 542 या 552 में का जो 15% होगा उससे अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद की संख्या। ठीक है, इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, किस प्रावधान को, मतलब 91वां नंबर का जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 2003 का, इसके द्वारा इस प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया था। कितना प्रतिशत होगा, मात्र 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद की संख्या। इसलिए पहला वाला जो कथन होता है वो पहला वाला कथन जो है हमारा वो गलत है। ठीक है, इसमें क्या है, 15% का एक नियम बनाया गया है, ये गलत है। दूसरा वाला देखेंगे, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 उपबंधित करता है कि यदि कोई विधायक दल बदल विरोधी, जो संविधान के अगर अनुसूची बात करें तो 10वीं अनुसूची में आती है, ठीक है, कानून के तहत निरह घोषित होता है तो वह मंत्री पद के लिए भी निरह होगा। दूसरा वाला भी कथन जो है वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरर्ह या अयोग्य घोषित है तो ऐसे सदस्य मंत्री पद के लिए भी निरर्ह होगा। यह प्रावधान किसमें किया गया है, 52वें संविधान संशोधन में नहीं हुआ है, यह प्रावधान हुआ है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा होगा, 52वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि 91वां नंबर का है संविधान संशोधन, वो भी कब का है, 2003 का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मतलब इसमें पूछा है कौन सा सही है, इसका दोनों गलत हो, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में अगर आपको बताते चले फिर से इस क्वेश्चन को अगर आप फिर से डिकोड करिए, चलिए देखते हैं एक बार, हो सकता है कंफ्यूजन हो। क्या है, मूल संविधान में संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, तो ये गलत है, 15% का लगा था। ठीक है, मंत्रिपरिषद 15% से ज्यादा नहीं होगी। दूसरा क्या है, संविधान में जो 52वां संशोधन अधिनियम 1985 का है ये नहीं है बल्कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति जो दल बदल यानी संविधान की अनुसूची 10 का उल्लंघन करता है तो वो भी मंत्री पद के लिए निरर्ह होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेगा, मतलब जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जजों की नियुक्ति में कौन भाग लेता है। पहला क्या है, राष्ट्रपति, सही है। दूसरा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है। तीसरा, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ये भी सही है। चौथा है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है। पांचवा, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी नहीं होते, न ही राज्य विधानसभा में विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता होता है। ठीक है, मतलब इसमें कौन से सही है, मतलब 1, 2, 3 और 4 सही। ठीक है, अब एक जो जरूरी बात है इसमें आपको बता दें। ठीक है, क्या जरूरी बात है, एक फैक्ट वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास अपना परामर्श नहीं देगा। ठीक है, ऐसे नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति के पास भारत का मुख्य न्यायाधीश परामर्श नहीं देगा बल्कि उच्चतम न्यायालय में, मतलब जो उस समय कॉलेजियम के जो चीफ जज हैं, मतलब उस समय के जो चीफ जज हैं, ठीक है, कौन सा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली से, उनसे भी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परामर्श लेगा। इस कॉलेजियम प्रणाली के बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अकेले इसका निर्णय मान्य नहीं होता बल्कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको कॉलेजियम प्रणाली से उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होगा। ठीक है, और इस कॉलेजियम के बाद इस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना है कौन सा, 1, 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, 1 राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल
और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल मुख्य न्यायाधीश, ना कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ना ही वरिष्ठतम। इसमें चीफ जज की बात की गई है। और यही चार जो होते हैं भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। लोक लेखा समिति, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, नॉट दिया है। ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं एलिमिनेट करना है। पहला क्या है, इसे सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत गठित किया गया था। तो पहला वाला सही है, ये 1919 के अंतर्गत पहली बार गठित हुआ और 1921 में ये प्रारंभ मतलब अस्तित्व में आया था। ठीक है, मतलब इसका जो गठन हुआ था 1919 के प्रावधानों के तहत हुआ था और 1921 से ये अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, लोक लेखा समिति, पहला वाला सही है। दूसरा देखेंगे, वित्त मंत्री लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो ये गलत है। लोक लेखा समिति में किसी भी मंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा वाला कथन जो होता है वो गलत होता है लोक लेखा समिति के बारे में। तीसरा क्या है, इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये भी सही है। लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर, टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वित्त मंत्री पीएससी का, यानी मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ये गलत है, कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति में नियुक्त नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, बाकी ये सब सही है। ठीक है, केवल यही एक गलत है कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति लोक लेखा समिति में नहीं होती। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।